हेलो, आप सब देख रहे हैं सिविल नेक्सस। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसएससी जेईई 2017 के सिविल इंजीनियरिंग पेपर की फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे सेट 5 और सेट 6 को। तो सेट 5 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था द रन अवे स्पीड ऑफ ए टर्बाइन इज। ऑप्शन ए इज द एक्चुअल रनिंग स्पीड एट डिजाइन लोड. Option B is the synchronous speed of the generator. Option C is the speed attained by the turbine under no load condition. And the option D is the speed of the wheel governor fails. अब हमें याद रखना है कि जो रन अवे स्पीड होगी टर्बाइन की वो होगी अंडर नो शाफ्ट लोड. अंडर नो शाफ्ट लोड यानी कि जब भी कभी टरबाइन पे जब नो लोड कंडीशन होगी तो उस समय जो स्पीड होगी उसे कहा जाएगा रन अवे स्पीड ऑफ ए टरबाइन. जो ऑप्शन सी है द स्पीड अटेन्ड बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज नोन एज द रन अवे स्पीड ऑफ ए टरबाइन. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ ए वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीजेज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर. अब हमें बताना है कि जैसे जैसे हम जो वर्टिकल प्लेन होगा वह जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ ऑफ इमर्शन को इंक्रीज करेंगे तो जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो किस तरफ शिफ्ट होगा. ऑप्शन ए इज फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया. ऑप्शन बी इज मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया. ऑप्शन सी इज अल्टीमेटली कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया. एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. अब हमें याद रखना है कि जैसे जैसे हम वर्टिकल प्लेन को उसकी वर्टिकल प्लेन की डेप्थ ऑफ इमर्शन को इंक्रीज करेंगे जो सेंटर ऑफ प्रेशर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जो ऑप्शन ए था फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल करेक्ट बन जाता है. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना इन ए पाइप फ्लो इज टर्म्ड एज वाटर हैमर. अब हमें बताना है कि वाटर हैमर किसे कहा जाता है पाइप फ्लो में. ऑप्शन ए इज द सडन राइज ऑफ प्रेशर इन ए लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वाल्व. ऑप्शन बी इज द राइज ऑफ प्रेशर इन ए पाइप ड्यू टू ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वाल्व. ऑप्शन सी इज द राइज ऑफ नेगेटिव प्रेशर एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. अब हमें याद रखना है कि जो वाटर हैमर फिनोमिनन होगा पाइप में वो हमेशा ही सडन क्लोजर ऑफ वाल्व की वजह से होगा. जब भी कभी हम पाइप में जो कोई भी वाल्व लगा हुआ जब उसको सडनली क्लोज करेंगे तो प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा पाइप के अंदर वाटर प्रेशर. उसकी वजह से हमें एक साउंड होगी जिसे वाटर हैमर कहा जाएगा. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब हमें जो ये फॉलोइंग चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमें इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है. किसके रिलेटेड में द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीजेज विद. अब जो स्पेसिफिक स्पीड होती है पंप की वो दी जाती है उसका फार्मूला है n/(q) अपॉन मैनोमेट्रिक हेड की पावर 3/4. अब हमें इन स्टेटमेंटों में से वो स्टेटमेंट ढूंढनी है जो गलत होगी. किसके रिस्पेक्ट में यानी कि जब स्पेसिफिक स्पीड इंक्रीज होगी तब क्या क्या होगा. इंक्रीज इन शाफ्ट स्पीड. आप देख सकते हैं यहाँ पर n है तो इस शाफ्ट रोटेशन तो उसको शाफ्ट स्पीड ही कहा जाता है. जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक स्पीड बढ़ेगी. ये तो बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन क्वेश्चन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढनी है तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. ऑप्शन बी इज इंक्रीज इन डिस्चार्ज. अब जैसे जैसे हम डिस्चार्ज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक स्पीड भी बढ़ेगी तो ये ऑप्शन भी गलत है. अब जो फोर्थ ऑप्शन था डी इंक्रीज इन हेड. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड के फार्मूला से कि जो स्पेसिफिक स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हेड है मैनोमेट्रिक हेड की पावर 3/4. अब जैसे जैसे हम हेड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पेसिफिक स्पीड डिक्रीज होगी. इंक्रीज इन हेड के होने की वजह से स्पेसिफिक स्पीड जो होगी वो डिक्रीज होगी. तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है. लेकिन क्वेश्चन में हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढनी थी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन है डी बिल्कुल करेक्ट है. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द स्टेप मेथड्स बोथ डायरेक्ट एंड स्टैंडर्ड द कंप्यूटेशन मस्ट. ऑप्शन इज प्रोसीड डाउनवर्ड इन सबक्रिटिकल फ्लो.
ऑप्शन बी इज प्रोसीड अपस्ट्रीम इन सब क्रिटिकल फ्लो, ऑप्शन सी इज ऑलवेज प्रोसीड अपस्ट्रीम, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अब जब भी कभी स्टेप मेथड की बात करेंगे, जो कंप्यूटेशन होंगी, मस्ट प्रोसीड डाउन स्ट्रीम इन सब क्रिटिकल फ्लो, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सेट 5 में फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में से, वो था विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस इज नॉट ड्रॉन बाय स्टडिंग परफॉर्मेंस कर्व्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ऑप्शन ए इज डिस्चार्ज इंक्रीजेज विद स्पीड, ऑप्शन बी इज पावर डिक्रीजेज विद स्पीड, ऑप्शन सी इज हेड इंक्रीजेज विद स्पीड, एंड ऑप्शन डी इज मैनोमेट्रिक हेड डिक्रीजेज विद डिस्चार्ज। जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वो बी बिल्कुल करेक्ट है। And the next question is, the centrifugal pump should be installed above the water level in the sump such that option A is its height is not more than 1.3 meter at room temperature of liquid, option B is its height is not allowed to exceed 6.7 meter, option C is the negative pressure does not reach as low as the vapor pressure, and the option D is none of these। अब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा उसको हम संप का जो वाटर लेवल होगा उसे हम उसको ऊपर इंस्टॉल करेंगे ताकि द नेगेटिव प्रेशर डज नॉट रीच एज लो एज द वेपर प्रेशर, देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइटॉट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर, ऑप्शन ए इज डिस्चार्ज, ऑप्शन बी इज एवरेज वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज वेलोसिटी एट ए पॉइंट, एंड द ऑप्शन डी इज प्रेशर एट ए पॉइंट। अब जो पाइटॉट ट्यूब है हम इसको मेजर करते थे स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करने, यूज़ करते थे स्टैग्नेशन प्रेशर को मेजर करने के लिए, लेकिन अब हमें यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी स्टैग्नेशन प्रेशर का ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ। अब जब पाइटॉट ट्यूब की बात करते थे तो वहाँ पर हम एक एक्चुअल वेलोसिटी निकालते थे, एक्चुअल वेलोसिटी निकालते थे जिसका फार्मूला क्या होता था, v इज इक्वल टू सी ऑफ वी अंडर रूट ऑफ 2gh, वेयर सी इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो पाइटॉट ट्यूब को हम यूज़ करते थे वेलोसिटी को भी मेजर करने के लिए, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, इससे हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन हम इन जनरल पाइटॉट ट्यूब को यूज़ करते हैं स्टैग्नेशन प्रेशर मेजर करने के लिए। तो अब स्टैग्नेशन प्रेशर तो ऑप्शन में था नहीं, वेलोसिटी एट ए पॉइंट था, तो हमने वेलोसिटी एट ए पॉइंट कर दिया, क्योंकि हम पाइटॉट ट्यूब में हमारे पास एंड पे फार्मूला निकल के आता है वेलोसिटी एट ए पॉइंट निकालने का, जो कि होता है CV अंडर रूट ऑफ 2gh। और जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ऑप्शन ए इज मास, ऑप्शन बी इज एनर्जी, ऑप्शन सी इज मोमेंटम, एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। अब जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है ये बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हमें पूछा जाए कि जो बर्नौलीज थ्योरम होती है वो किस पे बेस्ड होती है, तो बर्नौली थ्योरम बेस्ड होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बर्नौली थ्योरम की बात आ गई जाएगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रैग फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ। अब हमें बताना है कि ड्रैग फोर्स किसका फंक्शन है। सबसे पहले हमें याद रख लेना है कि ड्रैग फोर्स का फार्मूला क्या है, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू ए इंटू यू स्क्वायर इंटू कॉफिशिएंट ऑफ ड्रैग। फार्मूला हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें बताना है कि ड्रैग फोर्स किस किस का फंक्शन है। ऑप्शन इज प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी। अब जो फार्मूला में देखते हैं तो एरिया दिया गया हुआ है, तो ये ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन बी में मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो ये भी डेंसिटी दी गई है रो के, ये भी ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जो ड्रैग फंक्शन है इज ए फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ द अबव थिंग्स, देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये थे जो वो क्वेश्चंस जो सेट 5 में पूछे गए थे। अब हम डिस्कस करते हैं वो क्वेश्चंस जो सेट 6 में पूछे गए थे। तो सेट 6 में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स जनरली इम्प्लाइड इन एन इम्पल्स टर्बाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंसेस। ऑप्शन ए इज 2, ऑप्शन बी इज 6, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 8। अब हमें याद रखना है कि जो एक इम्पल्स टर्बाइन होती है, इम्पल्स टर्बाइन पेल्टन व्हील होती है, इसको पेल्टन टर्बाइन को ही इम्पल्स टर्बाइन बोलते हैं, पेल्टन टर्बाइन को ही इम्पल्स टर्बाइन कहा जाता है। अब जो
अब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स होते हैं ऑन पेल्टन व्हील वो कितने होते हैं? 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स ऑन पेल्टन व्हील इज 6। क्वेश्चन में पूछा गया इम्पल्स टर्बाइन, इसी को कहते हैं पेल्टन टर्बाइन, तो इसीलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट्स होंगे वो क्या आएंगे? 6। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए कैप्लान टर्बाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड्स इज जनरली, ऑप्शन ए इज 2 to 4, ऑप्शन बी इज 8 to 16, ऑप्शन सी इज 4 to 8 एंड द ऑप्शन डी इज 16 to 24। ये आप याद कर लीजिए कि कैप्लान टर्बाइन रनर में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होंगे वो आमतौर पर कितने होते हैं? 4 to 8। ये आप नंबर प्लीज़ याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में कि कैप्लान टर्बाइन रनर में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होंगे वो 4 to 8 होंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में, दोबारा से पेल्टन टर्बाइन का पूछा गया था। ए पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर ए कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज, कांस्टेंट हेड और डिस्चार्ज है, हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द स्पीड रेशियो इज। अब कोई भी जो पेल्टन व्हील है वो वर्क कर रही है अंडर ए कांस्टेंट हेड, हेड भी कांस्टेंट है और जो डिस्चार्ज है ये भी कांस्टेंट है, तो पेल्टन व्हील जो होगा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा? जब हमारे पास जो स्पीड रेशियो होगी वो 0.46 होगी। आप प्लीज़ ये चीज़ पॉइंट भी नोट कर लीजिए, 0.6। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज द रिएक्शन टर्बाइन्स आर यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो रिएक्शन टर्बाइन्स होती हैं हमें यूज़ करते हैं लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए। ऑप्शन बी इज द एंगल ऑफ टेपर ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इज लेस देन 8, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड द ऑप्शन सी इज ए फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन। अभी हमने ऊपर बोला कि जो इम्पल्स टर्बाइन होती है वो होती है पेल्टन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फ्रांसिस टर्बाइन इज एन इम्पल्स टर्बाइन। अब जो फ्रांसिस और जो कैप्लान टर्बाइन होती हैं इन्हें कहते हैं रिएक्शन टर्बाइन। जो फ्रांसिस टर्बाइन है वो एक इम्पल्स टर्बाइन नहीं होती क्योंकि इम्पल्स टर्बाइन होती है पेल्टन टर्बाइन। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए टर्बाइन is a speed of an imaginary turbine identical with the given turbine। अब हमें स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन की डेफिनेशन बतानी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जो स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला है फॉर टर्बाइन वो आप नोट कर लीजिए, NS इज इक्वल टू N √P अपॉन H की पावर 5/4। यहाँ पर जो H की पावर है वो 5/4 है। पंप के केस में 3/4 थी तो यहाँ पर 5/4 है। तो ऑप्शन ए डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड, ऑप्शन बी इज डिलीवर्स डज नॉट डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज अंडर यूनिट हेड स्पीड, ऑप्शन सी इज डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड एंड द ऑप्शन डी इज डज नॉट डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट स्पीड। अब हमें क्वेश्चन में पावर भी दिया गया है, P से पावर, H से हमें यूनिट हेड दिया गया है। जो ऑप्शन सी है डेवलप्स यूनिट हॉर्स पावर अंडर यूनिट हेड, ये बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि हमें स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन बतानी थी फॉर टर्बाइन, तो स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन का फार्मूला ये है। आप याद कर लीजिए प्लीज इसको या फिर नोट कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर। अब इस सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग की बात आ रही है तो जो फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए इज रेडियल, ऑप्शन बी इज सेंट्रीफ्यूगल, ऑप्शन सी इज रेक्टिलिनियर एंड द ऑप्शन डी इज फ्री वोर्टेक्स। तो ये होगा फ्री वोर्टेक्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन। हमें बताना है कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस किस का रिलेशन है। ऑप्शन ए इज प्रेशर, वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन,
ऑप्शन सी इज शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी एंड द ऑप्शन डी इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन एंड टेम्परेचर। तो अब हमें पता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ इज द शेयर स्ट्रेस, इसको क्या बोला जाता है, शेयर स्ट्रेस। डी यू अपॉन डी वाई क्या होता है, वेलोसिटी। डी यू अपॉन डी वाई होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। देयरफॉर ऑप्शन बी कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, बिकॉज न्यूटन्स लॉ इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ इज द शेयर स्ट्रेस एंड डी यू अपॉन डी वाई इज द शेयर स्ट्रेन, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फ्लूइड, एक ऐसा फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और shear strain is known as, option A is real fluid, option B is Newtonian fluid, option C is ideal fluid and the option D is non-Newtonian fluid। अब एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो चेंज नहीं करेगी विद द रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन या फिर शेयर स्ट्रेन होने की वजह से, तो उसे कहा जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से क्या था, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। अब एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं करेगी विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ शेयर स्ट्रेन, उसके कहा जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the Mach number is more than 6 the flow is called, option A is subsonic, option B is supersonic, option C is sonic flow and the option D is hypersonic flow। जब भी कभी हमारे पास Mach नंबर 6 से ज़्यादा होगा तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक हाइपरसोनिक फ्लो, सॉरी हाइपरसोनिक फ्लो। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें इन केस ऑफ मैच नंबर के केस में, आपको याद रखनी है कुछ चीज़ें। जब भी कभी हमारे पास m यानी कि जो मैच नंबर की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी तो उसे कहा जाएगा सबसोनिक फ्लो, सबसोनिक। और जब भी कभी m की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आएगी तो उसे कहा जाएगा सोनिक फ्लो, सोनिक फ्लो। और जब भी कभी जो m की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 6 के बीच में आएगी, यानी कि 1 से लेकर 6 के बीच में, तो उसे कहा जाएगा सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो। और जब भी कभी हमारे पास मैच नंबर की वैल्यू यानी कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आएगी तो उसे कहा जाएगा हाइपरसोनिक फ्लो। या प्लीज़ ये नोट कर लीजिए ये पॉइंट्स। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी तो उस फ्लो को क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा hypersonic flow। Therefore option D is correct। And the next question is viscous force is the dash of shear stress due to viscosity and cross sectional area of flow। हमें याद रखना है कि जो विस्कस फोर्स होगी वो हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो होगा। अब देखिए विस्कस फोर्स है स्ट्रेस इनटू एरिया। अब हमें स्ट्रेस का पता था, स्ट्रेस किसके बराबर आएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस रिलेशन से अगर हम देखें, इस रिलेशन से अगर हम देखें तो फोर्स किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। वही क्वेश्चन में पूछा गया है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स इज द शेयर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी इनटू एरिया, इसका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई 2017 के सर्वेइंग जो एसएससी जेईई 2017 के फ्लूइड मैकेनिक्स सेक्शन में पूछे गए थे सेट 5 और सेट 6 में।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें।